हेलो दोस्तों, फैक्ट्स टॉक एफटी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिटिश इंडिया का फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिटिशर्स ने कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करके भारत में एक मोनोपोली बिजनेस शुरू करने से लेके देश को रूलिंग करने में लग गए थे, जिसका रूलिंग पीरियड था 1757 से लेके 1858 तक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिटिश इंडिया का सेकेंड पार्ट, यानी कि कैसे ब्रिटिशर्स ने भारत के राजनीतिक क्षेत्र को हासिल करके देश को शासन करने में लग गए थे और भारत में क्या क्या रूल बना के गए थे इस पीरियड में। तो चलिए शुरू करते हैं। एटीन 1857 में इंडियन रिवेलियन यानी कि भारत विद्रोह का शुरुआत हुआ था। ये विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल का अगेंस्ट भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के बीच में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेनाओं को 3 अलग अलग जगहों में रखे थे, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, जहां भारतीय सेना ब्रिटिश सेना का पार्ट हुआ करता था। ब्रिटिश सेना में से ज्यादातर सेना इंडियन थे और ये तीनों जगहों में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रिलीजन्स के सेना हुआ करते थे। ये दोनों रिलीजन्स के सेनाओं को ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के बहुत परेशान करते थे। जबरदस्ती बहुत सेनाओं को क्रिश्चियन बना देते थे और युद्ध के लिए जो बंदूक दिया गया था इन सेनाओं को, उसका कार्ट्रिज मुंह से खुलने वाला था। और एक कहावत है कि उस कार्ट्रिज को गाय और सुअर की मीट से बनाया गया था, जिसको इस्तेमाल करने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष के सेनाओं ने इनकार कर दिया था। यह सब कुछ रीजन था भारत विद्रोह शुरू होने का ब्रिटिशर्स की ये घटिया रूल के खिलाफ, जिससे ब्रिटिशर्स को जीत तो हासिल हुए थे, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका भी लगा था। ये युद्ध इतना बड़ा था कि इसको भारत स्वाधीन की पहली युद्ध भी बोला जाता है। इसी युद्ध में ब्रिटिशर्स ने लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को हरा के पूरे इंडिया में मुगल एम्परर का शासन को खत्म कर दिए थे और इंडिया डायरेक्टली ब्रिटेन सरकार के हाथ पे चला गया था। 1858 से 1911 तक ब्रिटिश कैपिटल था कलकत्ता, जहां उन लोगों ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल ऑफिसेस का निर्माण किए थे, जो ब्रिटिशर्स का कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हब हुआ करता था, जहां से वो लोग बिजनेस को कंट्रोल करते थे और देश को शासन करते थे। भारत विद्रोह के बाद यानी कि 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किए थे। इस एक्ट का प्रोविजन ये था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल को खत्म किया जाए और कंपनी को बंद किया जाए। भारत की शासन डायरेक्टली ब्रिटेन की रानी को सौंप दिया जाए। जब ब्रिटेन की रानी थी क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने 1874 में इस कंपनी को बंद कर दिए थे। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और एक एक्ट पास करने का निर्णय लिया था, जिसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस एक्ट के तहत इंडियन टेरिटरीज को कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल में बांटा गया था और 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स का गठन किया गया था, होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू और फाइनेंस। तब गवर्नर जनरल और वाइसरॉय था लॉर्ड कैनिंग। उन्होंने ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करते थे। 3 भारतीयों को भी मिनिस्टर्स का पद के लिए नॉमिनेट किए थे। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता तक ये एक्ट को एक्सटेंड किया गया था। इस एक्ट में जो भी बिल पास होता था भाया गवर्नर जनरल होकर पास होना था और उनके पास पावर था बिल को पास और रिजेक्ट करने का। 19वीं सेंचुरी का लास्ट तक ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डालहाउसी। उन्होंने इंडिया को ब्रिटेन के साथ साथ इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप करने में लग गए थे। अच्छा रोड्स का निर्माण करना, रेलवे लाइन का कनेक्टिविटी करना, जो दुनिया के चौथे सबसे बड़ा रेलवे कनेक्टिविटी था, पोर्ट्स का निर्माण करना, टेलीग्राफ लिंक का कनेक्टिविटी करना, जो उन लोगों का एकमात्र कम्युनिकेशन लिंक था पोस्टल के अलावा। ये सब कुछ डेवलपमेंट वर्क किए थे ताकि ब्रिटेन से सामान एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने में आसानी हो जाए। ये पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट में डिस्कशन करेंगे। 19वीं सेंचुरी के लास्ट तक ब्रिटेन ने इंडिया में काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन किए थे, जिसके लिए इंडिया की छोटे व्यापारियों को व्यापार बंद करना पड़ा था, जिसका वजह से इंडिया में गरीबी बढ़ते गया था और बहुत सारे लोगों का दरिद्र के कारण डेथ हो गया था। 1872 से 1876 तक इंडिया का वाइसरॉय था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। उन्होंने ब्रिटिश रूल को थोड़ा मैनिपुलेट किए थे। गरीबी और व्यापक सामाजिक अशांति दोनों पर काम किए थे। सामान पर टैक्स को कम किए थे और गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर अकाल राहत की शुरुआत किए थे। 1880 के आसपास भारत में एक नया मिडिल क्लास का उत्पन्न हुआ था और धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया था। वो लोग शिक्षा में काफी आगे था और ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया में सिविल सर्विस का शुरुआत किए थे, वहाँ उन लोगों को सीट मिलने लगा था। इंडियन सिविल सर्विस यानी कि देश का सबसे बड़ा गवर्नमेंट सर्विस, इसका फाउंडेशन बनाया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1858 को। इसका काम करने का रूल्स और रेगुलेशंस का सुधार आधुनिकीकरण किए थे चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस से भी जाना जाता है। इस मध्य वर्ग के कोई सारे बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश ने बनाया हुआ यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त किए थे और वो लोग ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर्स से पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारे नॉलेज प्राप्त किए थे। 28 दिसंबर 1885 को उन लोग बॉम्बे में एकत्रित हुए और 70 मेंबर्स एक ग्रुप मिलके
इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किए थे और उमेश चंद्र बनर्जी जो एक वकील था उनको पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था। कांग्रेस ने अपने पहले 20 वर्षों के दौरान मुख्य रूप से भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों पर बहुत बहस किए थे और भारत की अपनी संपत्ति घटने का जिम्मेदार पूरा ब्रिटिश को दिया था। वो ब्रिटिश ही था जिन्होंने स्वदेशी भारतीय कंपनी को रोक के अपनी कंपनियों का व्यापार को बढ़ावा देते थे और भारतीय टैक्स से ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स को हाई सैलरी पे करते थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जो इंडिया का पॉलिटिकल और सोशल लीडर था, उन्होंने नरमपंथियों के बीच एक गहरी खाई खोल दिए थे जो सार्वजनिक आंदोलन में महत्व नहीं दिया था। गोखले ने न केवल आंदोलन की वकालत की, नरमपंथियों का सोच को सुधारने भी कोशिश की। 1899 से 1905 तक इंडिया का वाइसरॉय था लॉर्ड कार्जन। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे डेवलपमेंट काम किए थे और कुछ ब्रिटिश पॉलिसीज को मैनिपुलेट भी किए थे। कार्जन ने ब्रिटिश इंडिया के बंगाल प्रोविंस को 2 पार्ट में बांटे थे। एक है ईस्टर्न बंगाल की मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस जो भी बांग्लादेश और असम है, और दूसरी है वेस्टर्न बंगाल की हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस जो अभी का वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा है। बंगाल पार्टीशन के बाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो एक एडवोकेट, टीचर और इंडियन नेशनल कांग्रेस का लीडर था, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किए थे जिसका उद्देश्य था विदेशी सामानों को बॉयकॉट करना और अपना देश में बना हुआ सामान को इस्तेमाल करना। और इस आंदोलन में बहुत सारे लोकल पॉलिटिकल युवा भी शामिल हुए थे। बंगाल विभाजन के बाद नया बंगाल में बिहारी और उड़िया लोगों का वजह से बंगाली हिंदियों ने बहुत अपसेट फील करते थे और वो लोग लॉर्ड कार्जन का रूल को एक पनिशमेंट की तरफ समझने लगा था। उन लोगों ने 2 टाइम कांग्रेस लीडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलकर कार्जन का रूल के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किए थे और इस आंदोलन ने ब्रिटिश का व्यापार पर भारी प्रभाव डाला था। ब्रिटेन से इंपोर्ट काफी मात्रा में घट गया था। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट का गठन किया था, जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले का मुकाबले मेंबर इंक्रीज किया गया था और काउंसिल को छोटे छोटे प्रांत में बांटा गया था और एक इंडियन लेजिस्लेटिव मेंबर को सौंप दिया गया था। 1909 में इंडिया का वाइसरॉय था लॉर्ड मिंटो। उन्होंने 3rd काउंसिल एक्ट का गठन किया था। इंडिया में इलेक्शन का शुरुआत किए थे और इंडियंस को भी चांस मिले थे काउंसिल सेक्रेटरी, वाइसरॉय और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनने का। हालांकि ये योजना पहले छोटे प्रांत में लागू किया गया था और धीरे धीरे बड़े इलाका में लागू किया गया था। ये ब्रिटिश का पहली प्रपोजल था लोकल इंडियन रूलिंग प्रांतों में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने का। 1911 में जॉर्ज V को ब्रिटिश इंडिया का किंग घोषित किया गया था और उन्होंने दिल्ली दरबार में बंगाल पार्टीशन को रद्द करने की घोषणा किए थे और इंडिया का कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का निर्णय लिए थे। 1914 में पहले विश्व युद्ध का शुरुआत हुए थे और ये युद्ध 1918 तक चलता रहा था। एशिया, यूरोप और अफ्रीका महादेश के बीच इंडियन आर्मी भी ब्रिटिश आर्मी की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। करीब 2.5 लाख इंडियन आर्मी ब्रिटिश की तरफ से युद्ध में भाग लिए थे और बहुत साहस और ताकत के साथ एक अच्छा भूमिका निभाए थे। अगस्त 1917 में भारत की लिबरल सेक्रेटरी बने थे एडविन मोंटागू। उन्होंने ब्रिटिश भारत को थोड़ा और प्रोग्रेस करना चाहता था। भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन की बढ़ोतरी किए थे और सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट किए थे। 1918 में इंडिया की लिबरल सेक्रेटरी मोंटागू और वाइसरॉय लॉर्ड केल्म्सफोर्ड ने ब्रिटेन के गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक रिपोर्ट निकाले थे जिससे एक कमेटी का गठन हुआ था कि भारत में कौन कौन लोग वोट देने के लिए एलिजिबल है। इस रिपोर्ट से 1919 में और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का गठन किया गया था। इस एक्ट के तहत प्रांतीय और विधान परिषद दोनों ही क्षेत्रों को विस्तार किया गया था। डिपार्टमेंट जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, क्रिमिनल लॉ, कम्युनिकेशंस और इनकम टैक्स, ये सब वाइसरॉय और न्यू दिल्ली का सेंट्रल गवर्नमेंट संभालते थे। और डिपार्टमेंट जैसे कि पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन और लैंड रेवेन्यू, ये सब अपने अपने प्रांत के अधिकारियों को संभालने के लिए दिया गया था। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लॉ कंप्लीट करके भारत पहुंचे थे और उन्होंने भारत में ब्रिटिशर्स के रूल के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। 1919 में दिल्ली में ब्रिटिश जज सिडनी राउलेट की अध्यक्षता में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पास किया गया एक क्रांतिकारी आइन का शुरुआत किए थे जिसको राउलेट एक्ट नाम से जाना जाता था। इस एक्ट से ब्रिटिश सरकार की युद्धकालीन शक्तियों को विस्तार करने का लक्ष्य था। इस एक्ट का तहत ब्रिटिश पुलिस को पावर था कि किसी भी व्यक्ति को बिना कोई कारण अरेस्ट कर सकता था। इस एक्ट का मेन उद्देश्य था देश में बढ़ती राष्ट्रवादी उभार को रोकना। महात्मा गांधी ने इस अधिनियम के खिलाफ लोगों से सत्याग्रह करने का अपील किया था और आंदोलन शुरू कर दिया था। 1920 में गांधी ने और एक आंदोलन का शुरू किया था जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब असहयोग आंदोलन, जिसका उद्देश्य था इंडिया में ब्रिटिश का शासन को खत्म करना और भारत का शासन अपने देश की जनता का ऊपर छोड़ देना। इस आंदोलन में ब्रिटिश आर्मी ने बहुत सारे इंडियंस को गोली मारकर हत्या कर दिया था और औरत और बच्चों का ऊपर भी बहुत अत्याचार करने लगा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और यूथ यूनियन के लीडर्स मिलकर इस आंदोलन को थोड़ा कंट्रोल में लाया था। 1930 में जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी
और बाकी सारे कमेटी मेंबर्स के साथ मिलकर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का घोषणा किए थे। उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के रूल से भारत को मुक्त करने का संकल्प लिया था। महात्मा गांधी ने 1930 का 12 मार्च में आम जनताओं के साथ मिलकर सॉल्ट सत्याग्रह आंदोलन का शुरू किया था। यह आंदोलन 24 डेज का पैदल यात्रा था जो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था, जिसमें हजारों भारतीयों ने समुद्र का पानी को वाष्पित करके उससे नमक निकाल के नमक पर टैक्स को विरोध किया था। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का पावर कमजोर होने लगा था और ब्रिटिशर्स के अधीन में जो इंडियन सिविल सर्विस था वहाँ बहुत कम ब्रिटिशर्स ने ज्वाइन करने लगा था, क्योंकि उन लोगों को इंडिया में रहने का भरोसा धीरे धीरे घट रहा था। 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किए थे। ये एक्ट बहुत लंबा था, इसलिए इसको 2 पार्ट में बांटा गया था, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और एक गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट। इस एक्ट के तहत प्रोविंस को ऑटोनोमस डिक्लेयर किया गया था। बर्मा विभाजन हुए थे, यानी कि बर्मा इंडिया से म्यांमार का हिस्सा बन गया था। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और 11 प्रांत में से 6 प्रांत यानी कि बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस को लोअर हाउस और अपर हाउस में विभाजन किए थे। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 का शुरुआत हुआ था और ये युद्ध 1945 तक चला था। इसका शुरुआत हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था। इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का एक पार्ट था, इसीलिए इंडियन आर्मी भी इस डेडलिएस्ट वार का हिस्सा बन गया था। करीब 87,000 इंडियन सोल्जर्स का डेथ हो गया था और अराउंड 35,000 इंडियन सोल्जर्स जख्मी हो गया था और 67,000 सोल्जर्स का अरेस्ट हो गया था। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस का ऊपर भी अटैक करने का चांस ले ही रहा था। उन लोगों ने इंडिया का ऊपर वार डिक्लेयर कर दिया था कांग्रेस लीडर्स को बिना इन्फॉर्म किए, जिससे कोई सारे कांग्रेस लीडर्स को भागना पड़ा था। लेकिन इंडिया की मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश के साथ दिए थे और 3 प्रमुख प्रांत बंगाल, सिंध और पंजाब पर अपनी नियंत्रण बनाए रखे थे। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना एक मुस्लिम यूनियन का एक बहुत बड़ा लीडर था। उन्होंने ब्रिटिशर्स से 2 अलग अलग राष्ट्र बनाने का अपील किए थे। जिन्ना ने आरोप लगाया थे कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार करते थे, लेकिन असली में कांग्रेस बहुत धर्मनिरपेक्ष थे। उन लोगों ने धर्म की राजनीति पर देश को विभाजन करना नहीं चाहता था। कांग्रेस ने एक यूनिटी राष्ट्र बनाना चाहता था और मुसलमानों को खुद को हिंदुओं से अलग समझने के लिए ब्रिटिशर्स के डिवाइड एंड रूल नीतियों को दोषी ठहराया था। जनता को गलत दिशा पर लेके जाने के लिए कांग्रेस ने जुलाई 1942 को ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किए थे। यह आंदोलन था जहां गांधी जी ने डू और डाई यानी कि करो या मरो नीति का पालन करने के लिए जनता को आह्वान किए थे। ऐसे ही करीब 3-4 साल तक एक के बाद एक आंदोलन चलता रहा दोनों पक्ष के बीच और बहुत सेना मारे गए और बहुत सारे डिस्कशन भी हुए भारत की स्वतंत्रता को लेके। फाइनली वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश एम्पायर को हिंदू और मुस्लिम 2 राष्ट्रों में विभाजन करने के लिए घोषणा कर दिए थे। 14 अगस्त 1947 में कराची में फंक्शन ऑर्गेनाइज करके मुस्लिम मेजोरिटी इलाका को डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान घोषित किए थे और मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल बना दिया था। और 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में फंक्शन ऑर्गेनाइज करके हिंदू मेजोरिटी इलाका को डोमिनियन ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ इंडिया घोषित किए थे और जवाहरलाल नेहरू को इंडिपेंडेंस भारत का पीएम घोषित किए थे। तो ऐसा ही रहा भारत में ब्रिटिश रूल का इतिहास। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट पार्ट यानी कि 3rd पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश के टाइम इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रोथ हुआ था और ब्रिटिश में क्या क्या अच्छा काम करके गए थे इंडिया में, उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।